श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का विषय है घोस्ट, भूत। क्या इस दुनिया में भूत सही में होते हैं? इंसान को भूत कैसे जकड़ते हैं? सभी धर्म भूतों को क्यों मानते हैं? क्या आत्मा होती है? क्या आत्मा अमर होती है? इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। घोस्ट, भूत, ये विषय बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाला विषय होने के कारण इसका पार्ट 1 अभी होगा। बाद में इसके पार्ट आपके सामने आते जाएंगे। आज हम 2 विषय हैंडल कर रहे हैं, एक भूत के ऊपर और दूसरा केरल में जो नन्स पर बलात्कार हुआ है, बिशप ने बलात्कार किया, उसके बारे में भी आपके सामने मैं विचार रखूंगा। मित्रों, हम एक केस से शुरुआत कर रहे हैं। अभी अभी कुछ दिनों पूर्व अहमदाबाद में एक सुसाइड केस हुई। आपको दिल्ली की बुराड़ी केस याद आती होगी। उसमें 11 लोगों ने आत्महत्या की थी। अहमदाबाद के केस में 3 लोगों ने आत्महत्या की है। एक कुणाल त्रिवेदी नाम के एक व्यक्ति जो व्यापारी थे, 45 साल की उम्र के, उनकी पत्नी कविता और उनकी बेटी शिरनी, इन तीनों ने आत्महत्या की। आत्महत्या का तरीका करीबन वैसा ही था। कम से कम बेटी को पिल्स, नींद की गोलियां खिलाई गई। साथ में मां भी थी, जयश्री नाम की, उनको भी गोलियां खिलाई गई। बाद में कविता और शिरनी, ये जो बेटी है, उन दोनों को फांसी लगाई गई और उसके बाद में कुणाल ने खुद अपने आप को फांसी लगा ली। इस ढंग से 3 लोगों ने आत्महत्याएं की है। इसमें शुरुआत में जो कुणाल का सुसाइड लेटर मिला पुलिस को, उसमें उसने लिखा था कि उस पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। ये ब्लैक मैजिक के कारण, काली विद्या के कारण वो बार बार शराब पीता है, शराब पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये शराब उसे खा गई है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। बाद के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, जैसे कि मदर फिर होश में आई, जिनको फांसी नहीं लगाई गई थी, जयश्री इनका नाम है, उन्होंने भी बताया कि ये कुणाल को भूत बहुत परेशान करता था। उसको ये भूत जो था इतना ज़्यादा परेशान करता था और उसके कारण ही, भूत के कारण ही शराब की आदत गिरी थी। अब ये भूत कौन था? पत्नी जो है कविता, उसने अपने बहन को एक लेटर लिखा था, हालांकि अपने माँ बाप और सभी घर के लोगों के लिए लिख कर छोड़ी थी। यानी सुसाइड के पहले उसने अपने घर से सब सामान जो था, उसमें काफ़ी ऑर्नामेंट्स थे, बाकी कीमती सामान था, कुछ कैश थे, ये सब सामान अपने बहन के घर भेज दिया। उसके साथ में एक लेटर था जिसको अभी सुसाइड लेटर कहा जा रहा है। उसमें लिखा है, वाइफ कविता ने लिखा है कि मेरे पति के जीवन में काफ़ी साल पहले एक लड़की आई थी, 21 साल पहले। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी कुणाल और वो जो इंदौर में रहने वाली लड़की है, वो लड़की, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन घर के लोगों ने परमिशन न देने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। ये चीज वो सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और उस लड़की ने जो आत्महत्या की है, वो उसका भूत आकर ये पूरे फैमिली को तंग कर रहा है। ये कुणाल को तो बहुत ही तंग करता है, रात दिन उसको शराब में डुबो कर रखता है और साथ में बेटी पर भी उसका असर दिख रहा था, बेटी को भी वो बहुत तकलीफ दे रहा था। इसलिए हम तीनों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस भूत ने हमको इस तरह परेशान किया कि आत्महत्या करने के बजाय दूसरा कोई रास्ता हमारे सामने बचा नहीं, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। इस ढंग की बात कही गई। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई। अभी तो आपके सामने प्रूफ आ गया।
3 लोगों ने, भूत ने परेशान किया, बार बार परेशान किया, अच्छे खाते पीते घर के लोगों ने आत्महत्या की। तो क्या भूत होते हैं? सही में होते हैं? ऐसे भूत परेशान कर सकते हैं? मित्रों, मैं बचपन से एक बहुत ही अंधविश्वासी वातावरण में पला बड़ा हूं। छोटे से देहात में पला हूं। मेरे काका एक डॉक्टर थे। ये मेरे चाचा मुझे कई भूतों की कहानियां सुनाते थे। हमारे गांव में पहले ट्रेन से आना पड़ता था, बाद में बस पकड़नी पड़ती थी, और बस से जहां बस स्टेशन पर उतरे वहां से लेकर गांव में पैदल जाना पड़ता था। करीबन 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। बीच में एक आम के पेड़ों का बगीचा मिलता था, और ये आम के पेड़ों के बगीचे में एक कुआं था, बहुत पुराना था, अभी उसका कोई उपयोग नहीं करता था। इस कुएं में करीबन 100 भूत है, ऐसा कहा जाता था। और मेरे जो डॉक्टर काका थे मुझे कहते थे, कई बार उन्होंने वर्णन कर कर बताया कि ये 100 के 100 भूत उन्होंने देखे हैं, नाचते हुए देखे हैं, भागते हुए देखे हैं, क्या क्या करते हुए देखे हैं। ऐसी कई कहानियां मैं कई लोगों के मुंह से बचपन से सुनते आया। इसी वातावरण में पला बड़ा। वर्धा जैसे शहर में रहा। वर्धा शहर है विनोबा जी का है, गांधी जी का शहर है। उस शहर में मेरी पूरी पढ़ाई हुई। 10वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा। गांव में जो वैद्य थे, आयुर्वेदिक वैद्य, बहुत फेमस थे, भाऊ देशपांडे नाम के। ये केवल आयुर्वेदिक वैद्य नहीं थे, तंत्र मंत्र जानने वाले भी मांत्रिक थे, जिनको जानता कहा जाता है मराठी में। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुझे भूत लगा है। अब वो तो मेरा भूत निकाल नहीं पाए, इसलिए वर्धा जिले के जितने भी मांत्रिक हो सकते थे, जिनमें की ताकत थी या जिनका नाम था, उन्होंने ट्राई किया, फिर भी मेरा भूत नहीं निकला। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में मेरी खेती है। वहाँ लाड़खेड़ नाम का एक गांव है। उस गांव में एक ऐसी जगह थी जो भूत निकालने के लिए बहुत फेमस थी। वहां के मांत्रिक की एक खासियत थी, उसके शरीर में नाग आता था, कोबरा। कोबरा आने के बाद वो जमीन पर सरपट 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 चलता था, फिर जाकर बैठता था। और बैठने के बाद में उसके शरीर में आया है, नाग आया है, कोबरा आया है, और उस अवस्था में वो भूत निकालने की प्रक्रिया करता था। उसने मेरा भूत निकाला। ये अनुभव मैं आपसे विस्तार से कहूंगा। आगे चलकर मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दे रहा हूं। जयप्रकाश नारायण जी के संगठन में काम करता हूं, तरुण शांति सेना में। बड़े बड़े विद्वानों से मिलता हूं, उनके व्याख्यान देखता हूं, खुद भी बड़े बड़े भाषण देता हूं अलग अलग विषयों पर। लेकिन भूत पर का मेरा विश्वास कायम है। मैं बड़े बड़े विद्वानों से मिला, पूरे भारत के विद्वानों से मिला, कम्युनिस्टों से मिला, समाजवादी विचारधारा के लोगों से मिला, अलग अलग लोगों से मिलते गया। लेकिन मेरे जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंटली इस दुनिया में भूत नहीं है ऐसा कहने वाला मुझे नहीं मिला। जो भी कहता था कि इस दुनिया में भूत वगैरह नहीं होते हैं, उसको जब मैं अपने खुद के अनुभव सुनाता तो वो चुप बैठ जाते। वो कॉन्फिडेंटली मेरे अनुभवों को नकार भी नहीं सकते, या फिर मेरे अनुभवों का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते। ये स्थिति थी 1980 तक की। यानी मैं एक तरफ काफ़ी बदल चुका था, काफ़ी विषयों का मेरा अभ्यास था। पत्रकार इस रिश्ते से कई विषयों पर मैं लिखता था, पूरे महाराष्ट्र में लिखता था, पूरे भारत में भाषण देता था। लेकिन मेरे दिमाग में जो भूत था वो वैसे ही था, उसको कोई निकाल नहीं पाया था, और जो भी मेरे जीवन में अनुभव आए थे उसका कोई जवाब भी नहीं दे पाया था। अब वो अनुभव मैं आपको सुनाता हूं, जो मैंने बाद में कई जगह पर देखा। लेकिन ये जो उम्र है 10वीं क्लास की, 15 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, उस समय
मैंने जो देखा वो अमिट छाप छोड़ गया मेरे दिमाग पर। ये जो मांत्रिक था उसके शरीर में कोबरा आया, सरपट सरपट घिसते घिसते जमीन पर से एक जगह बैठा, जो उसकी खास बैठने वाली जगह थी। बैठने के बाद में उसके हाथ में त्रिशूल था। अब ये सवाल तो मेरे दिमाग में तब नहीं आया कि नाग के हाथ में त्रिशूल कैसे हो सकता है, वो त्रिशूल कैसे पकड़ सकता है। वो त्रिशूल से उसने सर्कल खींचा और जिनके शरीर में भूत आता है उनको एक एक को उसने बुलाना शुरू किया। जैसे ही सर्कल के पास वो व्यक्ति आती थी जिसके शरीर में भूत है, ज्यादातर औरतें थी, वो सर्कल के पास आते आते चिल्लाना शुरू कर देती, अलग अलग तरीके से चिल्लाती, दौड़ने की कोशिश करती, वहां से भाग जाने की कोशिश करती। वो सर्कल में घुसने की हिम्मत नहीं करती। उनको जबरदस्ती उस सर्कल में बिठाया जाता। जैसे ही सर्कल में बिठाया जाएगा या फिर जबरदस्ती बिठाया गया, वैसे ही इन स्त्रियों के हाव भाव बदल जाते थे, उनका चिल्लाना बदल जाता था। फिर ये कुछ मंत्र बोलता था, कुछ मंत्र के साथ में कुछ चीजें उनके शरीर पर डालता था और उसके बाद में पूछता था, बोल तू कौन है, तुझे किसने भेजा है, इस पेड़ को यानी इस औरत को तूने क्यों जकड़ा है, तेरा नाम क्या है, किसने तेरे को भेजा है। और फिर बाद में ये पजेस हुई औरतें जो होती थे वो कुछ बोलती थी, उन सवालों का जवाब देते थे और उसके बाद में उसके मंत्र तंत्र के बाद में उसको जब उस सर्कल से बाहर ले जाया जाता तब उनके शरीर में कोई त्राण भी नहीं बचता था। ये अनुभव मैंने अपने आंखों से महसूस किया है। मुझे भी सर्कल में बिठाया गया। मुझे पता नहीं है, मुझे जो याद है, मुझे क्या लग रहा था इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने तो भी मुझे जकड़ कर रखा है, क्योंकि उसके पहले कम से कम 8-10 ये अनुभव मैं देख चुका था, अभी के अभी कुछ समय पहले देख चुका था। मुझे भी लग रहा था कि किसी ने जकड़ दिया है, लेकिन मांत्रिक ने मुझे कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल नहीं पूछा इसलिए शायद मैंने जवाब नहीं दिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर मुझे सवाल पूछा गया होता तो मैंने भी मुझे किसी ने भेजा है, यानी मैं पेड़, इस पेड़ को किसने जकड़ा है, शायद उसका नाम वगैरह बता देता। काल्पनिक नाम होता नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सवाल नहीं पूछा इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मुझे कोई तो भी जकड़ कर बैठा है और सर्कल के बाहर आने के बाद मैंने महसूस किया कि इससे मैं मुक्त हो चुका हूं। बाद में मैंने मांत्रिक से पूछा कि मुझे क्यों सवाल नहीं पूछा। वो बोले, बात ऐसी है कि मैंने तुमको सवाल पूछा होता तो तुमने जवाब दिया होता, सब लोगों के ध्यान में आता जो देखने वाले थे कि तुमको भूत लगा है और फिर तुम्हारी ज्यादा बदनामी होती, इसलिए मैंने तुमको सवाल नहीं पूछा, तुमको बचा लिया। मुझे उस समय इस बात पर विश्वास भी बैठ गया। अब इस ढंग का अनुभव जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लिया है, ये अनुभव लेकर वो जिंदगी भर चलता आया है, वो व्यक्ति भूत के विषय में आपके सामने बोल रहा है। इतना आप ध्यान रखिए। ये भूत होता है, क्या होता है भाई? आत्मा होती है, मरे हुए इंसान की आत्मा होती है। ये आत्मा क्या होती है? भारतीय परंपरा में या फिर ऐसी जैसी जो काली विद्याएं होती है उसमें 3 प्रकार की आत्माएं कही गई है। पहली आत्मा होती है वो जीवात्मा होती है, जो आप मेरे जैसे शरीर में जो है वो आत्मा जीवात्मा है, भौतिक शरीर में वास करने वाली आत्मा। दूसरी आत्मा होती है प्रेतात्मा, यानी इंसान मरने के बाद में अगर उसमें वासना शिल्लक है, उसका जीवन कामनामय है, तो ये वासनामय या कामनामय शरीर में उसका वास होता है। ये हो गई प्रेतात्मा, जिसको हम भूत कहते हैं। फिर तीसरा भी प्रकार आत्मा का कहा गया है, वो है सूक्ष्मात्मा, 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 सूक्ष्म आत्मा। ये जो सूक्ष्मतम शरीर में ये प्रवेश करती है वो सूक्ष्म आत्मा है। अब ये क्या प्रकार होता है सूक्ष्म आत्मा?
बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बात के अनुभव है, तब के तो मेरे अनुभव नहीं है सूक्ष्म आत्मा के बारे में। डॉक्टर JB आठवले सनातन संस्था के जो प्रमुख हैं, सनातन संस्था के बारे में मैंने 2 व्याख्यान दिए हैं, यूट्यूब और फेसबुक लाइव दोनों जगह उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हो। वे मेरे एक जमाने में मित्र थे। ये सनातन संस्था के काफी लोग मर्डर्स में पकड़े जा रहे हैं, बॉम्ब स्फोटों में पकड़े जा रहे हैं, इसकी आपको जानकारी है। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने जिन जिन बाबाओं में बहुत आध्यात्मिक शक्ति है ऐसा कहा है, उन सभी बाबाओं को मैंने ऑलरेडी एक्सपोज किया है, या फिर आपने कहने के बाद मैंने उनको एक्सपोज किया, ऐसा क्यों होता है? तब उन्होंने मुझसे कहा कि रुको, मैं ध्यान लगाता हूं। उन्होंने 15 मिनट तक ध्यान लगाया। मेरे पूरे के पूरे जन्म वो ढूंढ कर आए, यानी इस सूक्ष्म देह से पुराने जन्मों में भी जा सकता है, ऐसा दावा होता है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा। फिर मैंने पूछा कि कोई बाबा में मुझसे ज्यादा शक्ति होगी ना? फिर से उन्होंने ध्यान लगाया। फिर उन्होंने पूरे पृथ्वी का, हमारी अर्थ का कोना कोना सूक्ष्म देह से ढूंढ कर देखा, हिमालय का चप्पा चप्पा देखा, केवल 15 मिनट में वापिस आए और फिर मुझसे कहने लग गए कि तुम में इतनी निगेटिव ज़्यादा शक्ति है जो तपश्चर्या के जरिए तुमने गए जन्म में प्राप्त की है कि आज तक किसी भी आध्यात्मिक बाबा में उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हारा पराभव नहीं होगा। यानी डॉक्टर JB आठवले, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे, है अभी तक जिंदा, वो कह रहे थे कि सूक्ष्म देह से 15 मिनट में मैं पूरी पृथ्वी देख कर आया हूं, हिमालय का चप्पा चप्पा देख कर आया हूं। हमारे भारत में ऐसे कई लोग दावा करते हैं। दूसरे एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर पविवर्तक, वो पुणे के ही हैं। उनका दावा है कि वे सूक्ष्म देह से मंगल ग्रह पर जाकर आए हैं, गुरु ग्रह पर जाकर आए हैं, और सूक्ष्म देह से वो कहीं भी जा सकते हैं। उनके ऊपर उन्होंने किताबें भी लिखी है। अब ये दोनों डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है दोनों, और दोनों दावा करते हैं कि हम सूक्ष्म देह से वहां जाकर आए हैं, यहां जाकर आए हैं। डॉक्टर पविवर्तक के साथ में मेरी कोर्ट केसेस चली है। इन कोर्ट केसेस में मैं बार बार उनको आह्वान देते आया हूं, पहले से देते आया हूं कि भाई आप सूक्ष्म देह से अगर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो मंगल पर जाने की जरूरत नहीं है, गुरु ग्रह पर जाने की जरूरत नहीं है। एक पास की जो रूम होगी उसको हम बंद करेंगे, वहां टीवी कैमरे लगा देंगे, वहां मैं कुछ चीजें रखूंगा, आप सूक्ष्म देह से उस रूम में जाइए, बंद दरवाजे के अंदर के रूम में जाइए, वहां से ये चीजें देखिए और सबको रिपोर्ट कीजिए, सिद्ध हो जाएगा कि आप यहां बैठे बैठे सूक्ष्म देह से कहीं भी जा सकते हो। बार बार यह आह्वान कोर्ट में रिपीट किया गया, जजेस के सामने रिपीट किया गया, लेकिन यह आह्वान स्वीकार कर उन्होंने कभी भी सूक्ष्म देह की बात सिद्ध नहीं की। कोर्ट केस चलते रही, उसके जो भी निर्णय आते रहे वो डिफेमेशन केसेस थे, वो कोई सूक्ष्म देह के बारे में केसेस नहीं थे। इसके बावजूद कभी भी उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म आत्मा। ये सूक्ष्म आत्मा नाम की जो चीज होती है, ये कहां तक सच है ये भी हम आगे चलकर देखेंगे। अब मित्रों, ये भूतों के प्रकार क्या होते हैं? अभी पहली आत्मा की तो जिसको जीवात्मा कहते हैं उसके बारे में तो बात करूंगा ही मैं, लेकिन पहले प्रेतात्मा से हम शुरुआत करते हैं। जो पुरुष भूत होते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। एक तो जनरल नाम है जिसको हम भूत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसको प्रेत भी कहा जाता है। अब उसको प्रेत भी कहा जाता है। अब प्रेत का मतलब मरा हुआ इंसान भी हो सकता है, लेकिन जब भूत प्रेत ऐसे शब्द उपयोग में आते हैं तो प्रेत का मतलब होता है कि मरे हुए इंसान का जो भी आत्मा है वो। इसको पिशाच कहा जाता है, कुष्मांडा कहा जाता है, ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, वेताल, क्षेत्रफाल, ये सब भूतों के अलग अलग प्रकार हैं। और कुछ लोग यम और गंधर्व इनको भी भूतों में डालते हैं। तो भूत प्रेत के नाम जो भी फेमस नाम है इस क्षेत्र में,
भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल, क्षेत्रपाल, यम और गंधर्व। अगर औरत भूत हो, यानी जो औरत थी मरने के बाद जो भूत बनती है उसको चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल कौन बनता है? जो स्त्री प्रसवा थी, बच्चा जच रही थी और बच्चे को पैदा करते वक्त मरी, वो जनरली चुड़ैल बनती है। या फिर जो नवविवाहिता है, अभी अभी उसकी शादी हुई है और वो मर गई, तो वो चुड़ैल बनती है। जो स्त्रियां अपने जीवन में बुरे कर्म करती है वो डायन बनती है, डाकिनी बनती है, शाकिनी बनती है। और जो स्त्रियां अच्छे कर्म करती है, जब वो भूत बनती है तो उसको देवी भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है। यानी स्त्री भूतों के प्रकार हो गए। प्रेत योनि जो है वो अदृश्य होती है और बलवान होती है। यानी प्रेत योनि में जो व्यक्ति गई वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ताकत होती है, वो बलवान होती है और कुछ भी कर सकती है। इसमें और भी कई वर्णन मिलते हैं। जैसे किसी में अगर किसी चीज को स्पर्श करने की क्षमता है, किसी भूत में, हर भूत में नहीं होती है, लेकिन किसी भूत में अगर स्पर्श करने की क्षमता है तो वो धक्का मारकर बड़ी सी बड़ी चीज को उड़ा देगा। पूरा बड़ा सा बड़ा पेड़ होगा उसको भी धक्का मारकर गिरा देगा, इतनी उसमें क्षमता होती है, ऐसा भी कहा जाता है। अब ये भूत क्यों बनते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, ऐसी अवस्था में मर गया, वो भी भूत बनता है। जिस व्यक्ति की वासना अधूरी रह गई, इच्छा अधूरी रह गई, शारीरिक सेक्स की इच्छा अधूरी रह गई, वो भी भूत बनता है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में मारा जाता है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, या फिर उसका मर्डर होता है, उसकी हत्या होती है, ऐसे सिचुएशन में जो लोग मरते हैं वो भी भूत बनते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये भूत कहां कहां रहते हैं? अब ये तो उस क्षेत्र में क्या मान्यता है उस पर डिपेंड होता है। जैसा महाराष्ट्र में माना जाता है कि भूत ज्यादातर शमशान भूमि में होते हैं, कब्रगाह में होते हैं। इतना ही नहीं तो जहां बहुत पुराने कुएं हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे कुओं में होते हैं। पेड़ों पर होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का कोकण एरिया है, वहां बरगद पर होते हैं, पीपल पर होते हैं। और बरगद पर और पीपल पर तो होते ही हैं और बहुत पैमाने पे होते हैं। वही मराठवाड़ा में और विदर्भ में कोई भी पेड़ पर हो सकते हैं, नीम के भी पेड़ पर हो सकते हैं, इमली के पेड़ पर भी हो सकते हैं। उसके लिए कोई उनको बरगद का पेड़ चाहिए या पीपल का पेड़ चाहिए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। जो घर कई सालों से उपयोग में नहीं आ रहा है, ऐसे घरों में होते हैं। अलग अलग मान्यताएं। ये भूत कब लोगों को तकलीफ देते हैं या फिर जकड़ते हैं? अक्सर ये भूत अमावस्या के पहले 2-3 दिन से लेकर तो अमावस्या तक जकड़ते हैं। यानी जैसा कि 13 है, 14 है, अमावस्या है, ये 3-4 दिन, 5 दिन इनके लिए बहुत ही ताकत के होते हैं और तब वो ज़्यादा पैमाने पे जकड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर ये भूत तकलीफ नहीं देते, ऐसे माना जाता है। अब ये सब मान्यता है। अब ये भूत प्रेत का स्वरूप कैसा होता है, इसका भी वर्णन हमको मिलता है। ये जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, धुंधल के वायु के बने हुए होते हैं। यानी ऐसा अस्पष्ट जो वायु का एक धुंधल का होगा उस ढंग के होते हैं। इनके शरीर नहीं होते, शरीर विहीन होते हैं। और खास बात यह है कि ये भूतों के साथ में लड़ना आसान नहीं है। आपके पास चाहे AK-47 हो, चाहे कोई भी बंदूक हो, चाहे उतनी गोलियां मारे, चाहे उतने आप लाठी से मारे, तलवारों से मारे, चक्कू से मारे, इनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं होता है। इसलिए ये जो है उन पर कोई परिणाम नहीं होता ऐसे भूतों पर, लेकिन उनको सुख का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है। इतना ही नहीं तो उनको याददाश्त होती है, वो आपका बदला ले सकते हैं, आपको सबक सिखा सकते हैं। ये मान्यताएं हैं। अब जो आदमी मरता है वो हर आदमी
आत्मा तो बाहर निकलती है, ऐसा मान्यता है। तो जो अच्छी आत्माएं होती है वो पितृलोक में जाती है, और जो बुरी आत्माएं होती है वो प्रेत लोक में जाती है। ये भी एक कहानी हमारे भारतीय समाज में, परंपरा में है। ये जो मान्यताएं मैंने आपके सामने रखी, उसके आधार क्या है? कहा जाता है, ये पुराणों में कहा गया, ये आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया, और वेदों में भी कहा गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो आज तक हमारी भारतीय परंपरा से जो जानकारी हमारे पास आई है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब ये भूत प्रेत किसे जकड़ते हैं, किसे पजेस करते हैं? जो लोग शुभ अशुभ अवसर नहीं मानते, तिथि नहीं मानते, पवित्रता को नहीं मानते, ऐसे लोगों को जकड़ते हैं। या फिर ईश्वर का, देवता का, गुरु का अपमान करते हैं, उन लोगों को जकड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये कब पकड़ते हैं, कब जकड़ते हैं, किसी को पजेस करते हैं? उनके खास समय होते हैं। जैसा अंधेरा समय हो, अंधेरे में जकड़ते हैं। कुछ फेमस स्थान हैं जहां पर ये रहते हैं, निवास करते हैं, वहां पर ज्यादा पकड़ते हैं। अब चुड़ैल हो गए, अक्सर वो चुड़ैल अगर है तो जवान लड़के को पकड़ती है, और जवान लड़का भी ज्यादातर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिसका विवाह नहीं हुआ है। इनके स्थान क्या होते हैं भूतों? ये तो उस स्थान के अनुसार, उस प्रदेश के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसी मान्यता है वो उस स्थान में ये भूत रहेंगे। अब मित्रों, मैंने एक अनुभव बताया शरीर के भूत में, यानी शरीर में किस ढंग से भूत का अनुभव मैंने किया था, मेरे खुद के और बाकी लोगों के। बाद में 80 के बाद में मुझे इस विषय का ज्ञान प्राप्त हुआ जब मैं किर्लोस्कर प्रेस पूना में नौकरी करने आया। पहले अध्यापक था, कॉलेज में प्राध्यापक था, वो छोड़ दिया। तरुण भारत में काम करता था, वो भी वहां से निकलकर इधर आ गया। किर्लोस्कर की परंपरा थी रैशनलिज्म की। वो कभी ज्योतिष नहीं छापते थे अपने प्रकाशन में, और पूरे महाराष्ट्र को रैशनलिज्म सिखाते थे। उसमें सब मुझे जानकारी मिली। ये भूत प्रेत क्या होते हैं, उसके ऊपर क्या संशोधन हमारे देश में हो चुके हैं, पूरे दुनिया में हो चुके हैं। पूरे साइकेट्री नाम की एक शाखा है, डॉक्टरी शाखा। एमबीबीएस होने के बाद में एमडी साइकेट्री इसका कोर्स होता है। करीबन 100 सालों से इस साइकेट्री का विषय मान्यता प्राप्त विषय है। करीबन 75 सालों से, अभी ज़्यादा साल हो गए, करीबन 100 साल हो रहे हैं, तब से साइकेट्री में इस दुनिया में भूत नहीं होता है, ये मानकर ट्रीटमेंट होती है। और इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से विकास किया है उस मेडिसिन की शाखा ने। और दुनिया में जितने भी संशोधन करने का प्रयास आज तक हुआ है, पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट हो, ड्यूक यूनिवर्सिटी में था, डॉक्टर जे बी रहन उसके प्रमुख थे, उन्होंने भी भूत का बहुत संशोधन करने का प्रयास किया। ये सब रिसर्च के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, वो निष्कर्ष थे कि इस दुनिया में भूत नहीं होते हैं। ये केवल हमारी पूरी कल्पना है। जो मैं आपको अनुभव बता रहा था कि जो मेरा मांत्रिक था, जिसके शरीर में कोबरा आता था, नाग आता था, तो उसके हथियार क्या थे? उसके हथियार थे मोर पंखों का एक झाड़ू। वो झाड़ू इतना जादुई था कि जैसा ही उससे वो किसी भूत शरीर में आने वाले व्यक्ति को स्पर्श करता था तो उसका बर्ताव बदल जाता था। उससे पीटना शुरू करता तो भूत छोड़ने की बात करने लगता, यानी भूत उसको, उस पेड़ को, उस व्यक्ति को छोड़ने की बात करने लगता। अब मित्रों, ये अनुभव मैंने बाद में बहुत देखे, क्योंकि भूत मेरे जीवन का खुद का अनुभव था। जब मैंने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तो जहां जहां भूत आते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े स्थान हैं, वहां जाकर मैं 2-2, 4-4 दिन रहता था। विदर्भ में माहूर नाम की एक जगह है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के पास में। उस माहूर में मैं गया, पहली बार केवल देखने के लिए गया
तब मेरा चेहरा परिचित नहीं था, इसलिए आसानी से मैं देख सका किस ढंग से यहाँ बर्ताव होता है, कौन क्या बर्ताव करता है, किनके शरीर में आया है, वो सही में कितने अच्छे ढंग से पजेस्ट है, उनके बर्ताव क्या होते हैं, बहुत बारीकी से मैंने देखा। फिर दूसरी बार भी मैं गया, वहाँ 2 दिन था। तब नागपुर आकाशवाणी ने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए उन लोगों के साथ में मैं गया था। गाणगापुर बहुत ही फेमस एरिया है जहाँ बड़े पैमाने पर भूत आते हैं। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, सोलापुर जिले के पास में है। वहाँ पर मैं गया, वहाँ भी 3-4 दिन रहा। बड़े बारीकी से ये भूत कैसे आते, क्या करते वगैरह बहुत बहुत अच्छे ढंग से मैंने देखा। मेरे अभ्यास का वो विषय था, क्योंकि भारत में तो इस विषय पर अभ्यास हुआ ही नहीं। पहली मेरी कोशिश थी कि इस क्षेत्र में क्या संशोधन हुए हैं। अब भूत ये विषय कौन कौन से विषय में आ सकता है? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकता है, साइकेट्री डिपार्टमेंट में आ सकता है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी इसका अभ्यास हो सकता है। मैं करीबन भारत के 50 यूनिवर्सिटीज में गया। हर जगह मैंने ढूंढने की कोशिश की कि इस विषय पर क्या रिसर्च हुए, यानी अंधविश्वास के सभी विषय पर क्या रिसर्च हुए। हमारे पूरे भारत में इतना महत्व का विषय, हजारों लोग हर साल मरते हैं, हजारों लोग परेशान होते हैं, लाखों लोग परेशान होते हैं, इतनी तकलीफें सहती हैं, लेकिन इन विषयों पर कोई संशोधन हमारे भारत में नहीं हुआ। ना साइकेट्री में हुआ, ना साइकोलॉजी में हुआ, ना सोशियोलॉजी में हुआ। एंथ्रोपोलॉजी में तो होने की गुंजाइश ही कम है, इसलिए कुछ बोलना ही अलग है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का विषय अलग होता है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। इसलिए मेरे सामने एक ही पर्याय था कि जो कुछ घोस्ट के बारे में संशोधन पूरे दुनिया में हो चुके हैं उनको समझिए और यहां जाकर अपना अभ्यास खुद तैयार कीजिए। फिर मीरा दातार के दरगाह मैंने सब ढूंढे, वहां जाकर 2-2, 3-3 दिन बैठता था, वहां के सब बर्ताव देखता था। उसके आधार पर जो मुझे प्राप्त हुआ, मेरे रिसर्च में से निकला, मैं लोगों के सामने वो रखते आया हूं। अब मैं आपके सामने लोगों की मान्यता और मेरे फाइंडिंग्स इस ढंग से इस विषय को आपके सामने रखते जाऊंगा। हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, इन दोनों प्रांतों में एक कल्पना है, अलग ढंग का एक भूत है जिसका नाम मैंने अभी तक आपके सामने नहीं लिया। इसको चकवा कहा जाता है। बहुत फेमस भूत का प्रकार है। काफी लोग इस भूत से प्रभावित होते हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा, इन दोनों रीजन में यह मान्यता बड़े पैमाने पर है और कई केसेस देखने को मिलते हैं। ये चकवा नाम का जो भूत होता है वो कैसा होता है? इसकी खासियत है उसके पैर उल्टे होते हैं, यानी पंजे जो है पैरों के वो उल्टे होते हैं, ऐसे नहीं रहते, ऐसे होते हैं। चेहरा सामने है लेकिन पंजा उल्टा है, इस ढंग से ये भूत होते हैं। ये जो भूत की कल्पना विदर्भ और मराठवाड़ा में है वो ऐसी है कि ये भूत होता है, उसके पैर उल्टे होते हैं। ये उल्टे पैर वाला भूत किसी इंसान के सामने अगर वो चल रहा है, सुनसान रास्ता है, तो उसके सामने चलने लगता है। जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, ये जो व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो उस व्यक्ति को, उसको व्यक्ति समझता है, उसको चकवा है ये पता नहीं चलता, पहले उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है और फिर वो अपना रास्ता भूल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सामने की व्यक्ति जैसे चल रही, जो मूलतः चकवा होता है, उसके पीछे पीछे ये चलते रहता है, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, कहाँ कहाँ ले जाता है। ये आदमी पूरी तरह से थक जाता है, इसको बहुत भूख लगती है। भूख लगने के बाद में ये मुझे बहुत भूख लगी ऐसा कहता है। चकवा उसके पास आता है, उसको क्या क्या खिलाता है। इसने कहा मुझे जलेबी चाहिए तो जलेबी मिलेगी, मुझे लड्डू चाहिए तो लड्डू मिलेगा। जो जो चाहे वो उसको खिलाता है। खिलाने के बाद में इसको बहुत प्यास लगती है, इंसान को बहुत प्यास लगती है।
प्यास लगने के बाद जब भी ये पानी मांगता है तो ये जो चकवा होता है, जो एक इंसान जैसा ही दिखता है, वो इसको कुएं के पास ले जाता है, लेकिन पानी पिलाने के बजाय वो उसको कुएं में ढकेल देता है और ढकेलने के बाद में काफी इंसान मर जाते हैं। इस तरह की चकवा की मान्यता है। अगर ये चकवा है, अगर ये चकवा नहीं मानता है, कहने का मतलब उस व्यक्ति के अगर किसी कारणवश ध्यान में आया कि ये चकवा है, आम इंसान नहीं है, तो वो अपने आप को बचा पाता है। फिर बचा पाने के कुछ किस्से हैं, कुछ सिंपल का है, आपका खुद पेशाब करो, उसका टीका अपने आप को लगाओ, चकवा भाग जाता है। अब अलग अलग धारणाएं हैं उसके पीछे, लेकिन अक्सर ध्यान में नहीं आता। इसलिए जब यानी देहातों में हमेशा कहा जाता है, हम जैसे लोगों को सिखाया जाता है कि जब भी आप ऐसी अवस्था में हो, सुनसान जगह पर हो, सुनसान अकेले जा रहे हो और किसी के पीछे चल रहे हो, तो सबसे पहले उसके पैरों पर ध्यान दो। अगर वो तुम्हारे नजदीक आए बात करने के लिए तो सबसे पहले उसके पैर देखो। पैर अगर उल्टे हैं तो वो चकवा है, तुरंत पेशाब करो, उसका टीका अपने माथे पर लगा लो, ये चकवा भाग जाएगा। अब ये मान्यताएं हैं। कई बार चकवे के कारण लोग इस तरह कहीं निकल जाते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है। मैं जब पूना में 82 था, 1980 से 1982 तक मैं पूना में था, किर्लोस्कर प्रेस में काम कर रहा था। महाराष्ट्र में उन दिनों में एक श्री नाम का एक बहुत बड़ा वीकली था, मराठी वीकली था, बहुत फेमस था। ये काफी बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता था, इसकी काफी कॉपीज निकलती थी, महाराष्ट्र का नंबर 1 वीकली वो माना जाता था। उसमें एक कहानी छपकर आई। कहानी थी 15 साल की पूना के लड़की की। ये 15 साल की पूना की एक लड़की, बहुत सुंदर लड़की, पूना के एक स्कूल से घर आ रही थी। उसे चकवा लग गया और चकवा लगने के कारण यह लड़की सीधा बंबई पहुंच गई। कई दिनों तक उसे पता ही नहीं था, करीबन 2 महीने, कि मैं क्या कर रही हूं, कहां जा रही हूं, कैसे हूं, कुछ नहीं, पता ही नहीं। और करीबन 2 महीने बाद वो घूमते घूमते एक पुलिस स्टेशन के पास पे पहुंची। वहां पर एक हवालदार थे, पुलिस, उनका पट्टा उसने देखा, बेल्ट देखा, और बेल्ट देखने के बाद में उसके ध्यान में आया कि मेरा क्या हो गया। पुलिस ने उसको पूछा, तू कौन है, क्या कर रही है यहां, कहां से आई हो। कुछ बता नहीं पा रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। पुलिस मराठवाड़ा विदर्भ का था, उसको तुरंत पता चल गया कि इसको चकवा ने जकड़ा है। उसने डिक्लेयर कर दिया कि इसको चकवा ने जकड़ा है, इसलिए वो गायब हो गई थी। कहां थी उसको ही पता नहीं था, उसने कोई जानकारी नहीं दी। अब पुलिस ने ही जब कहा कि चकवा ने जकड़ा है, चकवा ने पजेस किया था, इस कारण ये लड़की इधर उधर घूम रही थी। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2 महीने पहले से गायब थी पुणे से, तो इसलिए 2 महीने कहा थी, पता नहीं था। ये बहुत लंबी स्टोरी पूरी की पूरी श्री में छप कर आई। अब इस वीकली में छप के आने के बाद में, मैं पूना में काम कर रहा था, मेरा वीकली था, मेरा वीकली बहुत ही प्रेस्टिजियस वीकली था, मनोहर नाम का। उसके लिए ये स्टोरी को कवर करना मुझे बहुत आवश्यक था। मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा। अब मुझ में काफी परिवर्तन हो चुका था। ये सब बातें कैसी झूठी हैं, ये मेरे ध्यान में आया था। इसके पीछे के काफी जो रिसर्चेस पूरे दुनिया में हुए हैं वो सब पढ़ चुका था मैं। इसलिए मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि ये पूरी कहानी झूठी है। मुझे भूत लगा था, इस पर मेरा इतने सालों तक विश्वास था। उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं विश्वास रखता था। अब तो मुझे पता था कि ये सब झूठा है। तब तक मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर बहुत अच्छे ढंग से काम करना शुरू किया था। 4 साल मुझे पहले तरुण भारत में हो चुके थे।
तो नेचुरली ये टेक्निक्स मालूम होने के कारण मैं उनके घर गया। उनके माँ बाप ने वही वर्णन मेरे सामने दोहराया जो छप कर आया था। मेरे टेक्निक के अनुसार मैंने उसके साथ में अकेले बात करने की अनुमति मांगी, मिली। एक छोटा उसका भाई था, उसको साथ में रखा और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इधर उधर की बातें होने के बाद में मैंने उसको बताया कि मैं मंत्र तंत्र का बहुत अच्छा अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं। मराठी में जिसको जानता कहते हैं। जानता का मतलब ऐसा होता है कि जिसको मंत्र तंत्र के क्षेत्र की सब बातें अच्छे ढंग से मालूम है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो पता चलता है कि इसको भूत लगा है, इसको चकवे ने जकड़ लिया है, किसने क्या किया है, देखते ही पता चलता है। अब वो लड़की ये सब चक्करों के कारण, क्योंकि जैसे उसको पकड़कर घर में लाया उसके बाद में काफी मंत्र तंत्र उस पर हुए थे, थोड़ी बहुत जानने लग गई थी, वो डर गई। मैंने शुरुआत ही की कि मैं बहुत बारीकी से तुमको देखा, लेकिन चकवा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चकवे ने अगर तुमको कहीं जकड़ा हुआ होता तो मुझे पता चलता। सही बात क्या है मुझे बताइए। 15-16 साल की लड़की, 16 साल पूरे होने के थे, डर गई बेचारी और पूरी की पूरी कहानी मुझे सुना बैठी। कहानी ये थी, ये लड़की देखने को बहुत सुंदर, 15 साल की होने के बावजूद वो 17-18 साल की लगे। इस ढंग की उसकी शरीर यष्टि, आकर्षक। आते जाते लोग उसको बॉबी कहें। पूना में काफी फिल्मों के शूटिंग चलते हैं। एक कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा था, स्कूल से आते वक्त वो वहां गई। वहां एक टिपटॉप ड्रेस की हुआ वो लड़का सबको हैंडल करने की, यानी जो भी आती है भीड़ इकट्ठा होती है उनको हैंडल करने का काम कर रहा था और बीच बीच में शूटिंग में भी दौड़ धूप करता था। इसने उसको देखा और उसको कहा, ये 15-16 साल की लड़की को, अरे तू बहुत सुंदर है, बिल्कुल बॉबी दिखती है। बॉबी यानी डिंपल कापड़िया। बॉबी पिक्चर बहुत फेमस हो चुकी थी। उसका सेकंड रंग अब ये भी पूना में आ गया था, सेकंड टाइम लगी थी और फिर से सेकंड टाइम में भी बहुत हिट हुई थी। उसकी बहुत चर्चा हो रही थी और उसकी शादी भी हो गई थी। इसलिए वो कह रहा था कि तुम डिंपल कापड़िया की जगह ले सकते हो, मेरे शूटिंग देखने को आओ। उसने निमंत्रण दिया, इसका भी उत्साह बढ़ा, वो बार बार शूटिंग देखने जाने लगी। इन दोनों में मैत्री हो गई, मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। ये बताता था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं और इसके बाद में मैं ये असिस्टेंट गिरी छोड़ने वाला हूं और खुद डायरेक्ट करने वाला हूं पिक्चर। मेरा सब प्लानिंग हो चुका है और मेरे पिक्चर की मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगा। ये लड़की उसके झांसे में आ गई। हालांकि लड़का ये केवल स्पॉट बॉय था और कुछ भी नहीं था। एक दिन उसके साथ में स्कूल से ये भाग गई, सीधा बंबई गई। बंबई जाने के बाद में पहले तो उसने उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया। उसने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि ये 15-20 दिन की जो उसके साथ में पहचान हुई थी उसमें वो धीरे धीरे उसके प्यार में गिर गई थी। लेकिन जब वो अलग अलग लोगों के पास उसे भेजने लग गया, कभी ये डायरेक्टर है कर भेजता था, कभी ये प्रोड्यूसर है कर भेजता था, उसको समझाया गया कि भाई पिक्चर में अगर काम करना है, बड़ी हीरोइन बनना है तो ये सबको करना ही पड़ता है। लेकिन जब दिन में 3-3, 4-4 आदमियों के पास उसको भेजना शुरू किया, तब उसके ध्यान में आया कि मैं चक्कर में गिर गई हूं, मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। समझ आने के बाद में घर वापस जा नहीं सकती थी। 2 महीने निकल चुके थे, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। ऐसी अवस्था में वो एक स्टूडियो से इधर उधर घूम रही थी, तब इस पुलिस को मिली और आगे की कहानी मैंने आपको कह दी है। फिर वो घर आ गए। अब उसने ये कहानी सुनाने के बाद में हम दंग रह गए। मुझे दूसरी ही चिंता हुई। अब पुणे में मुझे कुछ 6-1 माह हो चुके थे। काफ़ी डॉक्टर मित्र थे। उसको हमने चुपके से एक डॉक्टर के पास भेजा। इसको एड्स हुए क्या, ये प्रेग्नेंट हुई क्या? ना प्रेग्नेंट हुई थी, ना उसको कोई बीमारी लगी थी। बहुत अच्छी बात थी, बच गई थी। अब अगर मैं ये कहानी लिखता तो उस पूरे लड़की का जीवन उद्ध्वस्त हो जाता था। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। ये कहानी मैंने काफ़ी सालों तक लिखी नहीं।
जब मैंने 1988 में, यानी मनोहर में तो लिख ही नहीं सकता था, जब मैंने 1988 में मायाजाळ अंधश्रद्धेचे नाम का ये किताब लिखा, जिसमें भूत वगैरह ये सब विषय हैंडल किए हैं, उसमें फिर ये कहानी विस्तार से मैंने लिखी। यानी जो कहानी 81 में हुई उसको मैंने 88 में लिखी। इतने साल मुझे रुकना पड़ा क्योंकि तब तक उस लड़की का जीवन शायद एक ढर्रे पर चल गया था। मेरे जीवन में ऐसे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन है जो मैंने किए, लेकिन उस वक्त मैं उनको जाहिर नहीं कर पाया। उसमें से एक ये इन्वेस्टिगेशन है। ये लड़की चकवा के नाम पर बच गई। सब लोगों की सहानुभूति मिली, सब लोगों ने उसकी गलती मानी नहीं किसी ने, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। घर वाले भी इसी इसमें थे कि ये बेचारी क्या करेगी, इसको ही पता नहीं हुआ क्या हुआ। 2 महीने कहा थी किसी को पता नहीं है। पुलिस ने भी उस ढंग से ढूंढने की कोशिश नहीं की और ये बात यहीं ख़त्म हो गई। तो ऐसी कई चकवे की कहानियाँ और कुछ होती है और चकवे पे नाम पर लोगों को कही जाती है। अब दूसरे 2 उदाहरण मैं दूंगा जो हमको जांचने पड़े। ये मेरा संगठन शुरू होने के बाद जांचने पड़े वो उदाहरण है। मराठवाड़ा का एक उदाहरण है। औरंगाबाद के काफ़ी पेपर्स में छप कर आया कि एक 13-14 साल के लड़के को चकवा लगा और वो औरंगाबाद शहर में एक होटल में काम कर रहा था। तब उसके गांव का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उसको देखा, उसको पहचाना, उसको पूछ रहा है तू अमुक अमुक का ही लड़का है ना रे? वो कह रहा कि नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। और फिर वो उसको पकड़ कर ले गया, फिर मंत्र तंत्र किया, तब वो चकवा के पूरे पोजीशन से बाहर आया। कई महीनों से वो चकवा के कारण इस ढंग से औरंगाबाद में कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहा था, कौन कौन से होटल में काम कर रहा था, लोगों के बर्तन मांज रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, सब बात प्रसिद्ध हो गई। जाकर हमने ये केस जांची मेरे इसी तरीके के जरिए। ये केस मैंने तुरंत लिखी, छप कर आई। क्या हुआ था, 13-14 साल का एक लड़का पिताजी को बगैर पूछे उसने 2 रुपए पिताजी के पॉकेट से उठा लिए। जैसे ही पिताजी को पता चला, उन्होंने इसको बहुत पीटा। पीटने के बाद में इसको बहुत गुस्सा आया। पिताजी के पास इतना पैसा होता है, 2 रुपए लेकर लिया तो मैंने क्या बिगड़ा। ये इस बात को भूल गया कि बगैर पूछे लिया, इसलिए पिताजी ने मारा है। और इस गुस्से में सीधा अपना गांव छोड़कर भाग कर आया। एसटी में बैठा, बस में बैठा। वो बस उसको औरंगाबाद लेकर आई, उसको मालूम भी नहीं था ये औरंगाबाद है। और फिर औरंगाबाद में इधर उधर घूमने लगा। एक दिन ठीक है, दूसरे दिन बहुत भूख लगी थी, क्या करेगा। होटल के सामने कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है। होटल के मालिक ने कहा काम कर तो मिलेगा। उसने वहाँ काम करना शुरू किया। फिर करीबन कुछ महीने वो इस होटल में उस होटल में काम कर रहा है। घर में बड़े आराम से रहता था, खाता पीता घर था। यहाँ पर रात दिन मेहनत करो, खाने को मिलेगा, वो भी अच्छे ढंग से खाने को नहीं मिलेगा। सोने को भी गंदी जगह, दिन रात काम करो, गालियाँ खाओ। जिस दिन ये घटना हुई, यानी जिस दिन वो पकड़ा गया, किसी ने उसको पहचाना, उस दिन क्या हुआ था, इसके हाथ से चाय लोगों को पिलाते वक्त जो कप होता है वो फूट गया। लगातार 2-3 कप फूटे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एकदम से गिर गए। इस कारण जो मालिक था होटल का, वो गरीब था, उसने कसकर 2-4 झापड़ इसको रसीद कर दी। इसके ध्यान में आया कि मेरे पिताजी मुझ पर इतना प्यार करते थे, माँ इतना प्यार करती थी, कभी कभी एक आधी झापड़ मारते थे। यहां तो इसने गुस्से से इतना पीटा है और मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर रोने लग गया, सिसक सिसक कर रो रहा है। इसलिए उस व्यक्ति का ध्यान इसके तरफ गया, उसने इसको पहचाना। इसकी अवस्था बहुत बुरी थी, कपड़े बुरे थे, फटे हुए थे, क्या क्या अवस्था थी, भिखारी जैसी अवस्था थी। उस अवस्था में भी उसने पहचाना। वो पूछ रहा है, अरे तू अमुक व्यक्ति का लड़का है ना? ये कुछ बोल नहीं रहा है। इस पर से लोगों ने निष्कर्ष निकाला और हमारे पत्रकार भाइयों ने वैसी की वैसी स्टोरी छाप दी। अब ये सब फाइंडिंग्स, इसमें कुछ छुपाने जैसा था नहीं। इसमें उस लड़के की बदनामी और बाकी का कुछ प्रॉब्लम था नहीं।
इसलिए तुरंत हमने इसका स्पष्टीकरण छाप दिया और ये चकवा की कहानी यहाँ खत्म हो गई। तीसरी चकवा की कहानी जो मुझे ढूंढनी पड़ी शुरुआत के दिनों में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारी वर्धा में एक किताब की दुकान वाला, हालांकि उसकी बहन मेरे स्कूल की मित्र थी, ये दुकान का मालिक महीने में 8-10 दिन गायब हो जाता था। कहां गया, क्या कर रहा है, कहां गया था, किस लिए गया था, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। और आने के बाद में ऐसा चेहरा कर आता था, उसका अवतार वगैरह इस ढंग से होता था, उसका बाह्य, जिसको हम बोले बाहर का अपीयरेंस ऐसा होता था कि कपड़े इधर के उधर है, बाल इधर उधर हो गए हैं, खुद के शरीर का कोई भान नहीं है, पदस्थ व्यक्ति है ऐसा लगे। और लोग पूछते थे कहाँ गया था रे, 8-10 दिन तू मिला नहीं। उसकी बीबी पूछ रही है, पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दुकान से निकला था और कहाँ गया पता ही नहीं। और बहुत सहानुभूति से उसके साथ में सब व्यवहार करते थे। इसकी काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में वो बहन एक दिन मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी, क्या कहता है पूरे दुनिया को, ये दुनिया में कुछ नहीं होता, चकवा नहीं होता, भूत नहीं होता, अमुक नहीं होता, तमुक नहीं होता, मेरे भाई के बारे में ऐसा हो रहा है, कई सालों से ऐसा हो रहा है। अब ये थोड़े पहचान वाली बात थी, इसलिए मैंने कह दिया, कहाँ है तेरा भाई, ऐसा कोई चकवा वकवा नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो, हर महीने में वो 7-8 दिन गायब होता है। बोला ऐसी बात है क्या? फिर बोला मैं चकवा का नहीं है, वो लष्टान का चक्कर होना चाहिए। लष्टान मराठी में चुड़ैल को कहते हैं, यानी चकवा भूत नहीं लगा उसको, लष्टान का भूत लगा है। मतलब भूत भूत नहीं है, कोई औरत का चक्कर होगा। वो मुझ पर चिढ़ गई। मैंने कहा देख, तुझे अगर ऐसा लगता है ये केस को मैंने जांचना चाहिए तो मैं जांचने को तैयार हूं, तू घर में जाकर चर्चा कर, मुझे बता। वो घर में गई, उसने अपने भाभी के सामने विषय निकाला, भाभी को ये बात कही। भाभी को बहुत गुस्सा आया, मेरा पति ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा पति है, उसको बेचारे को ये चकवा लगता है, ये शाम को क्या समझता है। मुझे 100 गालियां देने लग गई, बार बार गालियां देती थी। अब उन लोगों ने मुझे कहा ही नहीं इसको जांचो, ना ही ये कहीं छपकर आई थी, तो नेचुरली ये केस में मैंने ज़्यादा रुचि ली नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बीबी जो गाली मुझे बार बार देती थी, लोग मुझसे आकर कहते थे कि वो जो अमुक अमुक की पत्नी है तुमको बहुत ही गालियाँ देती है, बद्दी बद्दी गालियाँ देती है, वही आकर मुझसे कहती है कि आपकी बात जो कही थी आपने वो सच थी। आपने जो बात कही वो मैंने जब सुनी मेरे ननंद की ओर से, यानी पति के बहन की ओर से, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे दिमाग में वो शक पैदा हो गया। फिर मैं बार बार इनकी तरफ ध्यान देने लग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत, अब ये 2-3 दिन में ये गायब होगा, तो मैं रोज उसको दुकान खत्म होते वक्त उसको लेने के लिए जाने लग गई, छुप छुप कर देखने लग गई। और एक दिन वो भागा, उसके पीछे पीछे मैं गई। नागपुर में उसकी दूसरी एक औरत है, उसके पास ये जाता है। आपकी बात 100% सच निकली। ये बगैर जांची हुई केस है। अब जांची हुई केस आपको बताता हूं। इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल कुछ शब्दों का उपयोग करना पड़ा। मराठवाड़ा की बात है, एक व्याख्यान मेरा हुआ। व्याख्यान होने के बाद में 4-5 मित्र एक व्यक्ति को पकड़कर मेरे पास लेकर आए। क्या मानव साहब आप बोलते हो, इस दुनिया में चकवा नहीं होता है, भूत नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा कहते हो आप। ये हमारे मित्र को चकवा ने कुछ ही दिन पहले पकड़ा था, अभी 5-7 दिन पहले की बात। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बोले हमारा पगार हुआ, हम सब अपने अपने घर निकले, ये भी अपने घर निकला। उस दिन इसने मोटरसाइकिल नहीं लाई थी, पैदल पैदल जा रहा था, चकवे ने इसको जकड़ लिया। कहाँ गया पता ही नहीं, रात भर गायब। दूसरे दिन जब आया 9-10 बजे, तब इसकी इतनी बुरी अवस्था थी, कपड़े ठीक नहीं थे शरीर पर के, बाल ठीक नहीं थे, उसके जो पगार हुआ था वो पैसे भी गायब थे, पॉकेट भी गायब था, सब गायब था। अब इस व्यक्ति ने भी मेरा भाषण सुना था, पहले ही बहुत डरा हुआ था। मैं इन 4-5 मित्रों को बाहर कर दिया। मैं जहाँ रुका था उस रूम में उसको लिया। मैंने बोला देख, मैं तो सब जानता हूँ, क्या हुआ सच सच बता।
नहीं तो इसकी पूरी जांच करने के लिए मैं पुलिस से लेकर हर एक की मदद लूंगा, और फिर अगर तू बुरी तरह फंस गया तो मुझे बोलना मत। वो पहले ही इतना डरा हुआ था कि मैंने केवल इतनी धमकी देने के बाद में वो सीधा कहने लग गया, सर बोले किसी को बताना मत, जाहिर मत करना। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इसका एक वेश्या पर बहुत प्रेम था, उसकी वो बहुत अच्छी लगती थी। पगार हुआ, शराब पी, वेश्या के पास गया। वेश्या के पास जाने के बाद में रात भर उसी के साथ रहा। सुबह जब वापस आया तो उसको पता चला कि उसका पैकेट गायब है, पूरा का पूरा पगार गायब है। अब वेश्या ने यह पैकेट गायब किया, या फिर शराब पीकर मैं जब जा रहा था तब गायब हुआ, या फिर जब मैं वापस आ रहा था तब गायब हुआ, ये उसको याद नहीं आ रहा था। ना ही ये वेश्या पर आरोप कर सकता था कि तूने मेरा पूरा का पूरा पैकेट गायब किया, पूरा का पूरा पगार गायब किया, क्योंकि वेश्या जानी पहचानी थी, बार बार उसके साथ में इसके संबंध थे। इसलिए क्या करे उसके समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इसने जिस अवस्था में वो आया, ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। कल से जो जो रोड पर वो गया था पैदल पैदल, वो सभी रोड पर घूम कर आया, और उस अवस्था में कुछ लोगों को मिला। अब क्या कहेगा, मैं पैसे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ घूम गए मुझे पता नहीं है, वेश्या के पास रह गए, किसके पास रह गए पता नहीं है। लोगों ने उसको कहा कि तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे को चकवा लगा है। और फिर ये चकवे की कहानी हर जगह फेमस हो गई। अब दूसरे दिन का व्याख्यान उसी गांव के बाजू में मेरा व्याख्यान था। तब मैं ये पूरी कहानी तो नहीं सुना सकता था, लेकिन मैंने इतना ही जाहिर तरीके से जाहिर किया कि उसको चकवा वगैरह कुछ नहीं लगा था। चकवे के कारण उसका पैकेट गायब नहीं हुआ है, वो रास्ते में पैकेट कहीं खो गया है, इतना ही हुआ है। उससे मेरी अच्छी बात हुई है, उसको चकवा नहीं लगा। अगर वो कहेगा चकवा लगा है तो मैं सच्ची उसकी पीछे की कहानी जो है आपके सामने रखूंगा। तो मित्रों, ये 4 जो कहानियां हैं चकवे के बारे में के, वो जो मैंने इन्वेस्टिगेट की, जांची है, वो आपके सामने मैंने रखी है। अब ये मराठवाड़ा और विदर्भ में ये चकवे की कहानियां बार बार आती रहती हैं। ये चकवा नाम का एक उल्टे पैर वाला भूत काफ़ी लोगों को जकड़ लेता है, ऐसी कहानियां आती रहती हैं। अब हम इतने सालों से काम करते आए हैं, उस कारण कुछ वातावरण बना है। इस कारण कई सालों में ऐसी कहानियां बहुत कम सुनाई देती है, क्योंकि भूत की कहानियां तभी काम करती है जब लोगों का उस पर विश्वास हो। जब लोग उस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो किसी को चकवा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या भूत होते हैं? ये भाई उल्टे पैर वाला भूत नहीं होता है, चकवा नहीं होता है, लेकिन बाकी भूत होते हैं? ये सवाल तो आपके दिमाग में बाकी है। आत्मा होता है, अगर आत्मा होता है तो भूत होता है। इसके बारे में बहुत विस्तार से हम भूत घोस्ट पार्ट 2 में समझ लेंगे। इस ढंग से ये बात मैं आपके सामने रखूंगा कि उसके बाद में आपके जीवन में कभी कोई अतृप्त आत्मा आपको पछाड़ने की, आपको जकड़ने की, आपको पजेस करने की हिम्मत नहीं करेगी, जैसा कि मुझे कभी कोई आत्मा इस ढंग से जकड़ने की अब हिम्मत नहीं करती है। क्या होते हैं भूत? मैं एक छोटा सा प्रयोग जो आपको मैंने प्रॉमिस किया था आपके सामने करने वाला। अभी आपको ठीक ढंग से देखना चाहिए। ये मांत्रिक लोग भूत उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मांत्रिक क्या करता है? मांत्रिक के पास में जब कोई भूत उतारने के लिए किसी व्यक्ति को लेकर आता है, तो जिस शरीर में भूत आता है उसके रिश्तेदारों को वो कहता है कि ऐसा इस ढंग का एक बर्तन लाइए। इसको मराठी में तांब्या कहा जाता है, लोटा हिंदी में हम कहेंगे। इस ढंग का लोटा एक लेकर आइए। लोटा लाने के बाद में वो चावल लाने को कहता है। ये चावल इसमें डाले जाते हैं। चावल इसके डालने के बाद में जिसको भूत लगा है उसके शरीर पर से इसको उतारा जाता है। मंत्र बोलते बोलते उतारा जाता है। उतारने के बाद में नीचे रखते हैं। बाद में एक त्रिशूल लेते हैं। ये त्रिशूल नहीं है, स्क्रू ड्राइवर है। मांत्रिक लोग त्रिशूल का उपयोग करते हैं।
फिर एक मंत्र बोलने के बाद में जिसको भूत लगा है उसके शरीर पर से इसको उतारते हैं, इसमें डालते हैं, उसको उतारते हैं, इसमें डालते हैं, यानी इस ढंग से आगे पीछे ये होता है। अब जो प्रोसेस होती है आधे एक घंटे में, वो हम कुछ मिनटों में कर कर देखेंगे और क्या होता है ये भी देखेंगे। ये हर मंत्र होने के बाद में 1-1.5 मिनट का मंत्र, उसके बाद में इसमें डाला जाता है त्रिशूल, ऊपर नीचे ये प्रक्रिया होती है। ये पूरा का पूरा चावल, चाहे 2 किलो चावल हो, 2 किलो का ये लोटा हो, इस ढंग से ये ऊपर उठ कर आएगा। मांत्रिक कहेगा कि ये जो उसके शरीर में भूत है उसको मैंने इस लोटे में जकड़ा है, मंत्र के जरिए जकड़ा है। ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर से इसको पजेस करेगा, इसलिए मुझे इसको शमशान भूमि में जाकर गाड़ना है। इसलिए एक मुर्गी का बलि देना पड़ेगा, एक बकरे का बलि देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, ऐसी वो डिमांड करता है। और ये लोटा लेकर जाता है, पैसे लेकर जाता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में भूत है उसको लगता है कि मेरे शरीर में से भूत निकला है और ये लोटे के साथ में चला गया है। ये क्या प्रकार है, ये मैं आपको अगले टाइम बहुत विस्तार से समझाऊंगा। ये प्रयोग आप घर में कर सकते हो। केवल लोटा चुनते वक्त कोई भी धातु का चलेगा, उसका ऊपर का सिर का हिस्सा जो है वो छोटा चाहिए, बीच का या नीचे का हिस्सा बड़ा चाहिए। ऊपर का हिस्सा छोटा, बीच का या नीचे का हिस्सा बड़ा, ऐसा लोटा चुनिए। इसमें चावल डालिए, पूरी तरह से चावल भर दीजिए। कोई भी रॉड लीजिए, ऊपर नीचे कीजिए और क्या होता है ये कर कर देखिए, शायद आप भी इस ढंग से इस लोटे को ऊपर उठा पाओगे। ये अगर लोटा इसके साथ में ऊपर उठता है, आपके घर में भी उठता है, आपके हाथों से भी उठता है, किसी को तो भूत लगा नहीं है, फिर भी मांत्रिक इसके जरिए भूत उतारते हैं, तो क्या इस दुनिया में भूत होते हैं? पार्ट सेकंड में अगले रविवार को हम ठीक ढंग से समझ लेंगे। तो मित्रों, ये विषय हम यही रोकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे विषय की शुरुआत कर रहे हैं। नन्स पर के रेप के विषय के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। आजकल पेपर में बड़े पैमाने पर यह किस्सा छाया हुआ है। केवल प्रिंट मीडिया में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है। इसलिए इस विषय को स्पर्श करना बहुत जरूरी था। किसी मित्र ने इसके बारे में सवाल भी पूछा था। कैथोलिक चर्च के रिलेशन में यह हुआ है। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक क्या होता है यह हम थोड़ा समझ लेंगे। हर धर्म में अलग अलग कल्ट्स होती हैं, अलग अलग पंथ होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग पंथ हैं। सबसे दो फेमस पंथ जो माने जाते हैं वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। पूरे दुनिया में कैथोलिक्स बहुत ही जाने माने हैं, प्रसिद्ध है। इटली में जो रोम है वहां वेटिकन सिटी है, वहां पोप बैठता है, लेकिन वो इटली का हिस्सा नहीं है। ये वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र नेशन है और उसका राजा होता है, पोप होता है, जो धर्मगुरु होता है। कैथोलिक चर्च की मान्यता सेक्स के बारे में कुछ अलग है। वो ऐसा मानते हैं कि सेक्स सबसे बुरी चीज है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं करना चाहिए। हेटेरोसेक्स भी नहीं करना चाहिए,
और होमो तो और लेस्बियन तो नहीं नहीं। सेक्स ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा माना जाता है। इवन जो जोड़े शादी करते हैं, उनको शादी करने के लिए इसलिए परमिशन है कि नए बच्चे अगर पैदा करने हैं तो सेक्स के बिना वो पैदा नहीं हो सकते। आजकल हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते थे। इसलिए केवल उनको पति पत्नी को सेक्स करने के लिए परमिशन है, लेकिन केवल बच्चे पैदा होने तक ही ये क्रिया सीमित रहनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर जब बच्चा पैदा करना है तभी सेक्स करना चाहिए, और जैसे ही बच्चा घर में रुकता है, ठहरता है, सेक्स रोक देना चाहिए। ये इनका प्रीचिंग रहा है, कैथोलिक पंथ का प्रीचिंग रहा है। ऐसा एक कैथोलिक पंथ, इस कैथोलिक चर्च का एक हिस्सा, उनके बारे में यह किस्सा है। बिशप फ्रैंको मुलक्कल नाम का एक केरलियन व्यक्ति, बिशप ये बहुत बड़ा ओहदा है, फादर्स, प्रीस्ट, उसके बाद में एक बड़ा ओहदा बिशप, जो पूरे एरिया का चीफ होता है। ये बिशप फ्रैंको मुलक्कल मूलतः केरलियन है, लेकिन अभी पंजाब में जो जालंधर है, वहां के एरिया का क्रिश्चियन ये जो चर्च है, उस कैथोलिक चर्च का प्रमुख है। उसके अंडर में बाकी सब चीजें आती हैं। इसी चर्च के अंडर 2 कॉन्वेंट्स केरल में चलती है, इसलिए ये इसका प्रमुख होने के रिलेशन से, उस नाते से बार बार केरल में इस कॉन्वेंट्स में जाता था। वहां के एक चर्च ने शिकायत की कि इस बिशप ने उसको बार बार मॉलेस्ट किया है, उसके साथ रेप किया है। करीबन 2 साल में 13 बार उसके साथ में रेप किया है, यह शिकायत की। पहले उसने चर्च के सामने शिकायत रखी। अब यह नन क्या होती है, यह भी समझ लीजिए। यानी जो कैथोलिक चर्च को मानते हैं, कैथोलिक पंथ के हैं, उसके आम आदमी को भी सेक्स वर्जित है, केवल बच्चों के लिए मैरिड कपल को अलाउड है, और वो उसी सीमा तक अलाउड है। तो इनके जो फादर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, धर्मोपदेशक हो गए, धर्म फैलाने वाले जो लोग हो गए, धर्म गुरु हो गए, उनको तो सेक्स करने की बिल्कुल ही इजाजत नहीं। इनमें जो पुरुष होते हैं उनको भी इजाजत नहीं। और इनमें एक परंपरा है नन्स बनने की। जो स्त्रियां तय करती है कि मेरा पूरा जीवन मैं यीशु ख्रिस्त को समर्पित कर दूं, धर्म प्रसार के लिए समर्पित कर दूं, धर्म के कामकाज के लिए समर्पित कर दूं, वो स्त्रियां नन्स बनती है, और नन्स पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहती है, सेलिबसी वो अमल में लाती है। वैसे ही धर्मगुरु भी होते हैं, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो फादर्स हो, चाहे वो कार्डिनल हो, चाहे वो बिशप्स हो, इन सबको ये अमल में लाना होता है। तो नन्स तो ब्रह्मचारी होती है। तो ये नन ने जब शिकायत की तो चर्च ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब चर्च ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट की जून महीने में, यानी करीबन अभी से 3 महीने पहले। पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद पुलिस चुप बैठी। एक बिशप के खिलाफ है कंप्लेंट, केरल में कंप्लेंट की है, चुप बैठी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। केरल में क्रिश्चियन समुदाय बहुत डोमिनेंट समुदाय है। यह धार्मिक चीज है, इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं, ऐसा शायद पुलिस को लगा। वैसे भी पुलिस धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत डरती है, चाहे हिंदुओं में हो, मुस्लिमों में हो, चाहे क्रिश्चियनों में हो। यह पुलिस का टोटल कैरेक्टर रहा है, बहुत ज्यादा डरती है। प्रेशर्स भी अलग अलग होते हैं। जब ऐसे इस ढंग से ये कंप्लेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है पुलिस, इसलिए इन्होंने कोर्ट के सामने निदर्शन किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए,
उसमें करीबन चर्च से जुड़े हुए 9 लोग शामिल हुए, उसमें 5 नन्स हैं। अब ये 5 नन में से कौन सी नन के बारे में ये हुआ है किसी को पता नहीं था पहले। जालंधर में जो ये संस्था है जिसके ये बिशप है, उसका नाम है मिशनरीज ऑफ जीसस। इस संस्था ने, अब जिसके प्रमुख है बिशप, उन्हीं के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अब ऐसे जांच का क्या होने वाला है, वही हुआ, निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष नंबर 1 कि बिशप बिल्कुल इनोसेंट है, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये जो नन है केरल वाली, उसने षड्यंत्र रचा है बिशप को बदनाम करने का। यही नहीं रुका, यही निष्कर्ष, ये जांच का निष्कर्ष आगे का है, ये नन ही चरित्रहीन है। जो नन है वो चरित्रहीन है। सरकार की ओर से पीसी जॉर्ज नाम के गवर्नमेंट का आदमी, वो कहता है कि ये नन प्रोस्टिट्यूट है। ये तो पूरी जगह बड़े पैमाने पर ये बात फैल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने उसको बहुत तरजीह दी, महत्व दिया, जॉर्ज के ऐसी की तैसी कर डाली। लेकिन जॉर्ज ने ऐसा कहा। इनकी जो चीफ होती है, नन्स की चीफ होती है मदर सुपेरियर, उसने सब नन्स को आदेश दिया कि सब नन्स ने बिल्कुल चुप रहना है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। नन के भाई को, ये जो नन है जिसके साथ में ये बलात्कार हुआ 13 बार 2 साल में, उसके भाई को 5 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। किसने दी? बिशप के एक मित्र के जरिए ऑफर आई। इसका जब हो हल्ला मचा तो हाईकोर्ट के बेंच ने इसमें दखलंदाजी दी, जिसमें चीफ जस्टिस रॉय है, जस्टिस नॉम्बियर, इन दोनों के बेंच ने पुलिस को इसके जांच के आदेश दिए। पुलिस ने जांच शुरू की। कोर्ट के सामने पुलिस ने अपने जो निष्कर्ष है, जो जांच थोड़ी शुरुआत में हुई, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष रखे, जो सब जगह प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाहिर हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि यह बात सही है कि बिशप ने अपने पोजीशन का फायदा उठाया और इस नन के साथ में बार बार रेप किया। यह बात सही है, ऐसा उन्होंने कहा। कुरा विलंगन कोट्टियम की ये नन है। 2014 से 2016 तक उसके साथ में बार बार ये रेप हुआ है। अब इसका जवाब देते वक्त चर्च की ओर से ये जो नन है जिसने ये आरोप किए हैं और बिशप दोनों एक प्रोग्राम में शरीक है और दोनों कितने अच्छे ढंग से हंस खेल कर उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, इसका एक चित्र पब्लिश कर दिया। हालांकि ये हमारे भारत में कानून है कि जो बलात्कार की शिकार है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी। ये तो पहले केवल मान्यता थी, केवल एथिक्स का भाग था, अब तो कानून का हिस्सा बन चुका है। अगर कोई बलात्कार पीड़ित का नाम जाहिर करता है, किसी भी कारणवश उजागर करता है, लोगों के सामने लाता है, तो वो कानूनन दंडित होता है। चर्च की और बिशप की बेशर्मी देखिए कि उन्होंने वो फोटो पब्लिश कर दिया। इस कारण सबको कौन वो नन है इसका पता चल गया। अब मित्रों, ये केस का बहुत हल्ला पूरे भारत में मच रहा है, उस पर बहुत डिस्कशन हो रहे हैं। क्या ये अपवाद है? पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, ये बार बार हुआ है। ऐसा कई बार हो चुका है। प्रीस्ट ने, जिनके अंडर नन्स काम करती है, उन्होंने कई नन्स का यौन शोषण किया, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअली उनको एब्यूज किया। इसके कई केसेस आज तक बाहर आ चुके हैं। यूरोप में आए हैं, साउथ अमेरिका में आए हैं, अमेरिका में आए हैं, अफ्रीका में आए हैं, एशिया में आए हैं, भारत में भी आए हैं। ऐसे कई केसेस हैं। इनके फाइंडिंग्स ये बताते हैं, नन्स के ही खुद के मुंह से आई हुई ये बातें हैं कि ये पूरी व्यवस्था में, यानी कैथोलिक चर्च की जो पूरी व्यवस्था है,
उसमें नन्स को हमेशा दोयम दर्जा दिया जाता है, सेकंड दर्जा दिया जाता है, उनको सेकेंडरी माना जाता है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, बड़े बड़े जो पद होते हैं, पोजीशंस होती है, वो पुरुषों को ही दी जाती है। और कई बार इसके बारे में वेटिकन सिटी यानी जहां पोप बैठते हैं, पूरे दुनिया का जो धर्मगुरु का केंद्र है, वहां बार बार ये शिकायतें हो चुकी हैं। जब 1990 में मी टू नाम का मूवमेंट चला कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो अभी भी हमारे भारत में भी हुआ, जिसमें भारत में कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने उनके साथ में ऐसे बर्ताव कैसे हुए इसके बारे में जाहिर तरीके से बोलने की हिम्मत दिखाई। वही मूवमेंट यूरोप में मी टू, यूरोप में, अमेरिका में 1990 में हुई थी। तब कई लोगों ने ये बातें जाहिर तौर पर कही थी, यानी नन्स ने कही थी। नन्स के ऊपर बलात्कार होता है, आम आदमी करता है, ये अलग किस्से हैं, ये गंभीर है, कानूनन उनको सजा होनी ही चाहिए। लेकिन ये अलग है, समाज का जो हिस्सा चलता है, आम बलात्कार होते हैं, उसमें का वो एक हिस्सा है। लेकिन जिनके अंडर काम करती है नन्स, जो ब्रह्मचारी है ऐसा माना जाता है, वही जब नन्स पर बलात्कार करते हैं तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। अमेरिकन कार्डिनल थियोडोर मैकफ्रिक, इनका एक केस सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। ये कार्डिनल है, कार्डिनल बहुत बड़ा ओहदा है। कार्डिनल ने अपने अंडर आने वाले कई नन्स के साथ में बलात्कार किए। ये बात जब बड़े पैमाने पर बाहर आई, प्रिंट मीडिया से लेकर हर मीडिया में हो हल्ला मचा, तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। चिली देश में, दुनिया भर में कैथोलिक पंथ है, क्रिश्चियनिटी है। चिली देश में 6 नन्स ने बड़े पैमाने पर इन चीजों को उजागर करने का ठान लिया। डायरेक्टली टीवी पर वो बोली। ये जो नई नई नन्स आती है, उनका कैसे लैंगिक शोषण होता है, सेक्सुअल एब्यूज होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्होंने विस्तार से ये बातें टीवी के जरिए लोगों के सामने रखी। केवल उनका शोषण प्रीस्ट, फादर्स नहीं करते, बड़े बड़े ओहदे के लोग करते हैं। यहीं तक ये शोषण सीमित नहीं होता है, तो जो पुरानी नन्स है, सामान्य नन्स से ऊपर के ओहदे से ऊपर है या फिर सीनियर है, वो भी इनका शोषण करती है। ये भी बात ये टीवी इंटरव्यूज में इन 6 नन्स ने कही है। यानी यहां दोहरा शोषण होता है, स्त्रियां ही स्त्रियों का शोषण करती है, जिसको हम लेस्बियन रिलेशंस कहते हैं, और पुरुष भी उसका शोषण करते हैं। अफ्रीका में 2013 में ऐसी कई केसेस बाहर आई, नई नन्स की भर्ती हुई थी। अब जब नई नन्स की भर्ती होती है, तो वो नन्स का काम करने के लिए योग्य है या नहीं है, इसके लिए उनको प्रीस्ट से लेटर्स प्राप्त करने होते हैं। भाई हमारा काम हम ठीक कर रहे हैं, हम सही में नन्स बनने लायक हैं। तो इन प्रीस्ट ने, मैक्सिमम प्रीस्ट ने शर्त रखी, हम आपको लेटर्स देंगे, चाहे आपका काम कैसा भी हो, आपका शरीर हमको भोगने दो। वो अगर आप मानती हो और सकम करती हो तो ही हम लेटर्स देंगे। और लेटर्स पाने के लिए उनको ये करना पड़ा। बात क्यों बाहर आ गई? जब इनमें से काफी नन्स प्रेग्नेंट रही, उनके पास पैसे नहीं होते एबॉर्शन करवाने, एबॉर्शन के पैसे प्रीस्ट ने दिए, और तब ये बात बाहर आ गई। 1994 में सीनियर मावरा ओ डोनोह्यू नाम की एक नन, सुपेरियर नन, बड़े ओहदे पर की नन, उनको इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने करीबन 23 कंट्रीज का 6 साल तक इस क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन किया, और उनके निष्कर्ष बहुत भयावह है।
अभी ये तो जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो अंडर चर्च हुआ है। उसमें पाया गया कि एक ही संस्था में जहां नन्स रुकती है, जो कॉन्वेंट्स होते हैं, वहां पर 29 नन्स प्रेग्नेंट है। 29 नन्स प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन देशों के प्रीस्ट मानते थे कि नन सबसे सेफ सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। अगर वो सेक्स के लिए किसी वेश्या के पास जाएंगे, आम स्त्री के पास जाएंगे, अब उनको जाने की परमिशन ही नहीं, क्योंकि सिलेबस ही कंपलसरी है, तभी वो सही माने में पादरी रह सकते हैं, तो सही माने में प्रीस्ट रह सकते हैं, कार्डिनल बन सकते हैं, बिशप बन सकते हैं। लेकिन वो संबंध रखते थे और वो मानते थे कि नन सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि नन्स का संबंध केवल प्रीस्ट से आता है और किसी पुरुष के साथ नहीं आता है। इसलिए HIV होने का या वेड्रल डिजीजेस होने का डर कम रहता है, इसलिए उनके साथ में संबंध रखते थे। ये इनके इन्वेस्टिगेशन से बाहर आया। कुछ अफ्रीकन सिस्टर्स रोम में गई आगे की पढ़ाई के लिए, आगे का ओहदा प्राप्त करने के लिए। रोम में गई यानी वेटिकन सिटी में गई। वहां पर जो भी प्रीस्ट होते हैं, सेमिनरीज होते हैं, यानी इसी क्षेत्र में काम करने वाले धार्मिक लोग होते हैं, उनको उनकी हेल्प मांगी उन्होंने, क्योंकि उनको आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी। और इस एवज में उन्होंने जो हेल्प मांगी, उसके एवज में उनको अपना शरीर उनको सौंपना पड़ा। ये भी इसमें बाहर आया, ये इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया। उसमें ये कहती है सीनियर मावराओ डोनेहू, प्रीस्ट लोगों ने नन्स को हरासमेंट करना और उनका रेप करना, ये बहुत कॉमन बात बन चुकी है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, चर्च की ओर से जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उनका ही ये कहना है, इतना आप कृपया समझ लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ? हालांकि ये रिपोर्ट आप लोगों तक, मेरे तक कैसे आ पहुंचे? ये रिपोर्ट चर्च को सौंपनी थी, पब्लिक के लिए रिपोर्ट नहीं थी। ऐसी अवस्था में भी ये रिपोर्ट पब्लिक हो गई, क्योंकि वहां के एक पत्रकार, यूएस नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर जो है, उस रिपोर्टर ने, यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर ने 2001 में ये निष्कर्ष और ये रिपोर्ट ऑनलाइन डाल दी। और वो ऑनलाइन डालने के कारण सबको पता चल गया कि इस ढंग से शोषण यहां पर होता है, बड़े पैमाने पर शोषण होता है। मित्रों, और आगे की बात, सिस्टर पाओला मोंगी, इन्होंने 16 अफ्रीकन देशों का इन्वेस्टिगेशन किया, यानी उन देशों में जो कैथोलिक चर्चेस है उनका इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने उनमें पाया कि काफी सिस्टर्स को इस ढंग से एक्सप्लॉइट किया जाता है। और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात कही कि काफी सिस्टर्स खुद ओब्लाइज करती है प्रीस्ट्स को। जब उनकी बात उनके साथ हो रही थी नन्स के साथ में, तब काफी नन्स ने कहा कि ये हमारे प्रीस्ट की जरूरत होती है, उन पर तो सेलिबेसी का बंधन होता है, बाहर जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम नन्स को ओब्लाइज करना पड़ता है, यानी उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, ये उनकी नीड होती है। उसमें एक नन ने तो यहाँ तक कहा कि नन को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका जो अंडबीज पैदा होता है वो केवल माह में एक बार पैदा होता है, बाद में माह में उसकी ज़रूरत शायद एक ही बार हो सकती है, वो ड्रेन होता है बाद में। लेकिन शुक्र जंतु, ये जो शुक्राणु हैं जो पुरुष में पैदा होते हैं, वो लगातार पैदा होते रहते हैं, इसलिए पुरुष की बहुत ज़रूरत होती है और इसलिए हम लोग उनको ओब्लाइज करते हैं। एक प्रीस्ट ने यहाँ तक कहा नन्स को पटाने के लिए, वो भी बात सामने आई कि जो सेलिबसी रखने वाले लोग ब्रह्मचारी हैं, वो अगर आपस में सेक्स करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो रखना है, समाज के लिए रखना है। अगर समाज के सामने हम ब्रह्मचारी हैं और यहां चुप चुप तरीके से अगर एक दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी इस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया है।
एशिया में, लैटिन अमेरिका में ऐसे कई केसेस पाए गए और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में चिली के काफी बिशप्स को रिजाइन करना पड़ा। एक जवान नन ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा है कि प्लेस ऑफ कन्फेशन बिकम अ प्लेस ऑफ सिन एंड एब्यूज ऑफ अ पावर। वो कहती है कि जहां कन्फेशन बॉक्स होता है, क्रिश्चियनिटी में यह परंपरा है, वहां एक आकर प्रिस्ट बैठता है, दूसरी ओर जो भी कन्फेशन करने वाली व्यक्ति है वो बैठती है, दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, और फिर जो कन्फेशन करने वाली व्यक्ति होती है वो पूरा पूरा अपने जीवन में जो भी घटित होता है उसके बारे में, या फिर जिसको वो सीन मानती है, पाप मानती है, वो कबूली देती है, कहती है मेरे हाथ से ये गलती हुई है, ये प्रीस्ट सुनता है और उसके बाद में केवल इतना कहता है कि ये सीन बाद में आप मत करिए, फिर से रिपीट मत करिए, और चला जाता है। ये कन्फेशन की एक परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है कि इंसान के हाथ से गलती हुई है, वो सुधारना चाहता है, इसलिए एक बार वो किसी के सामने, एक पादरी के सामने, एक प्रीस्ट के सामने, एक फादर के सामने कबूल करती है और उसके बाद में वो दोहराती नहीं है अपनी ज़िंदगी में वो व्यक्ति। ये बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी पाप मुक्त हो सकता है, फिर से वो पाप नहीं करेगा, उस ढंग का सीन नहीं करेगा, ये उसके जीवन में हो सकता है। साइकोलॉजिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फादर्स लोग, ये प्रीस्ट लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब कोई नन कन्फेशन करती है, और खासकर वो सेक्सुअल अगर कन्फेशन होगा, या फिर मेरे मन में भाव आते हैं, पुरुष के बारे में मेरे मन में इच्छा पैदा होती है, किसी का मुझे सहवास चाहिए ऐसा मुझे लगता है, ये तो डेलिबरेटली पाप, यानी ये तो पाप माना जाता है। ऐसा मन में आना भी पाप माना जाता है जब सेलिबेसी रखते हैं, ब्रह्मचर्य रखते हैं तब। तो ये भी कहेंगे तो इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। इसलिए उसने ये बात कही कि ये कन्फेशन बॉक्स जो है वो सही माने में गुनाह करने के और सेक्सुअल एब्यूज करने के क्षेत्र बन चुके हैं। केरला में एक 68 ईयर्स की सिस्टर मैरी ने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नन लिखी है। ये नन 13वें साल में बनी थी। उसको नन बनना था, इसलिए घर से भाग चुके थे क्योंकि घर के लोगों का विरोध था। नन बनी, ईमानदारी से अपना काम करते गई, 40 साल तक वो नन रही वहां पर। अभी भी नन है, लेकिन अभी चर्च से जुड़ी हुई नहीं है। 40 साल बाद उसने छोड़ दिया, अपना खुद का ऑर्फनेज शुरू किया। जो लड़के होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे लड़कों का उन्होंने एक संस्था शुरू की, ऑर्फनेज जिसको कहते हैं, वो शुरू किया। लोगों से पैसा, एक चंदा इकट्ठा कर 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 काम किया। बाद में उन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नन लिखी। उसमें ऐसे कई किस ढंग से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो नन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में हिस्सा नहीं लेती है, उसका पार्ट नहीं बनती है, उसको किस ढंग से ये फादर्स लोग, प्रीस्ट लोग तंग करते हैं वगैरह, ये सब बातें उसने विस्तार से लिखी है। ये मित्रों, मैंने जो बातें आपके सामने रही है, ये इजीली पूरी की पूरी इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये सभी बातें आप आज भी आसानी से पढ़ सकते हो। इतने बड़े पैमाने पर यह शोषण चलता है। इस ओर मेरा ध्यान कब गया था? मैं जो पला बड़ा हूं, तो मेरे पास में क्रिश्चियन फैमिली थी। हम बचपन से साथ साथ पले बड़े हैं। मैं उनके घर का मेंबर रहा हूं, मेरे घर के मेंबर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट फैमिली थी। इसलिए क्रिश्चियनिटी क्या होती है, सभी धर्मों का जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया, तब क्रिश्चियनिटी का भी काफी अभ्यास करता था। और उन्हीं दिनों में मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रहा था। जब इंग्लिश लिटरेचर में मैं एमए कर रहा था, तब की बात है, कुछ एसेज मेरे ऐसे पढ़ने में आए जो हमारे स्टडीज का हिस्सा थे, कि उसमें नन्स का इस ढंग से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये ध्यान में आया। अब मेरा रुचि का विषय होने के कारण मैंने वो जो रेफरेंसेस उसमें आए थे, वो रेफरेंसेस ढूंढे, काफ़ी पढ़ा, और मेरे ध्यान में आया कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में ऐसा
बहुत लिटरेचर है जिसमें वहां के नन्स का किस ढंग से एक्सप्लॉयटेशन होता है इसका वर्णन है। यानी उस वर्णन का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। एक लेखक ने ऐसा लिखा था, राइटर ने लिखा था अपने ऐसे में कि हर कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट यानी जहां नन्स होती है, ब्रह्मचारी नन्स होती रहती है, उनका हॉस्टल, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। हर कॉन्वेंट में एक बीच में कुआं होता है। ये कॉन्वेंट जनरली गांव के बाहर होते हैं, और यूरोप में तो छोटे छोटे गांवों में कॉन्वेंट्स हैं, काफी नन्स होती है, उनका एक अलग विश्व होता है, अलग दुनिया होती है। वहां पर इनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, उसका काफी विस्तार से वर्णन किया। और यह शोषण केवल प्रीस्ट नहीं करते हैं, केवल ये जो मिशनरी अथॉरिटीज है वो नहीं करती है, तो गांव के बड़े रसूखदार जो लोग हैं वो भी उनका शोषण करते हैं। और जब कोई, उन दिनों में तो प्रेगनेंसी रोकने के कोई तरीके आज जैसे थे नहीं, जब कोई नन प्रेग्नेंट रहती है तो क्रिश्चियनिटी की इज्जत बचाने के लिए उसको उस कुएं में कूद कर सुसाइड करना होता है। अगर वो खुद नहीं करती है तो बाकी के लोग उसको ढकेल देते हैं। ऑफ कोर्स पहले उसका बच्चा गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो सक्सेस नहीं होता है या फिर उसी में वो मारी जाती है तो कुएं में ढकेला जाता है। मुझे याद है कि उस ऐसे में मैंने ये भी पढ़ा था कि गांव में अगर कोई एक बहुत सुंदर लड़की है जो अभी टीनेज में आ रही है, तो गांव के रसूखदार लोग उसको नन बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि नन बनने के बाद में उसका एक्सप्लॉयटेशन करना संभव होता है। ये बातें तब पढ़कर मैं हिल गया था, इसलिए मैंने बहुत लिटरेचर ढूंढा, वो पढ़ा। आज भी ये लिटरेचर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, हम प्राप्त कर सकते हैं। और तब जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे एकदम से देवदासी की कल्पना भारत की ध्यान में आई। भारत में भी देवदासी की कल्पना में, जो कर्नाटक में है, काफ़ी प्रांतों में है, गोवा के क्षेत्र में है, कोंकण के कुछ हिस्सों में है, महाराष्ट्र में, उसमें भी जब भी कोई सुंदर लड़की किसी गरीब घर में पैदा होती है तो उसको देवदासी बनाने के लिए पूरा गांव जुट जाता है, कम से कम गांव के रसूखदार लोग जुट जाते हैं। ये तो मैंने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेट किया है। जब मैं पत्रकार था तब मैंने काफ़ी आर्टिकल्स इस विषय पर लिखे हैं, इसका काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरे को एकदम से भारत की देवदासी याद आने लग गई। मित्रों, धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण होते आया है, हर धर्म में होते आया है। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बात रखी है। बाबाओं के बारे में मैं जब मैं बात रखी विस्तार से, जो व्याख्यान मेरे YouTube पर उपलब्ध है, उसमें हर धर्म में किस ढंग से स्त्रियों का धर्म के नाम पर शोषण किया जा सकता है, किया जाता रहा है, ये विस्तार से रखा है। मुस्लिम धर्म में भी ये होते आया है, क्रिश्चियन धर्म में भी ये होते आया है, बाकी धर्मों में भी ये होते आया है। उस धर्म का नाम लिया तो मुझे 4 उदाहरण देने पड़ेंगे, इसलिए बाकी धर्मों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। और भारत में तो बाबा लोग बड़े पैमाने पर इस ढंग का शोषण करते हैं, ये तो बात मैं बार बार रख रहा हूं। अब इसके बारे में हमने क्या सोचना चाहिए? सबसे पहली बात, इसके तरफ भी हमने एक इंसान कर देखना चाहिए। मुझे अगर पूछे इस विषय का अभ्यास करने वाला एक व्यक्ति इस रिश्ते से, तो मैं कहूंगा किसी को सेलिबसी रखने के लिए कहना यही बहुत बड़ा अन्याय है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सेलिबसी, ब्रह्मचर्य किसी भी व्यक्ति के लिए नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। अपवाद कोई हो सकता है, कोई किसी को लगे कि भाई बिल्कुल मेरे को कोई ऐसे शारीरिक संबंध किसी के साथ में नहीं बनाने हैं, रोमांटिक संबंध किसी के साथ में नहीं बनाने हैं, वो अपवाद हो सकते हैं। लाखों में करोड़ों में एक हाथ दूसरा व्यक्ति हो सकता है। ये ब्रह्मचर्य के नाम पर किस ढंग की ठगी चलती है, किस ढंग का शोषण होता है, ये तो मैंने बार बार एक्सपोज किया है। भारत में कैसा चलता है इसका बार बार एक्सपोजर किया है।
ब्रह्मचर्य रखना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है और अन्याय भी है, मानवीय जीवन पर का वो अन्याय भी है। नेचर ने हमको जिस ढंग से बनाया है उसमें सेक्स ये जीवन का बहुत ही महत्व का हिस्सा है। उसको चैनलाइज किया जा सकता है, उसको टाला नहीं जा सकता है, इसलिए ये होना स्वाभाविक है। अगर मुझे यह कहा जाता कि नंस का किसी पुरुषों के साथ में संबंध आया इसलिए उनका ब्रह्मचर्य भंग हुआ, वो सेलिबसी नहीं रख सके, तो इसके बारे में मैं बोलता तक नहीं, इस विषय पर बोलना भी मंजूर नहीं करता। मैं कहता कि उन पर लादी गई ये चीज है, उनका हक है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पोजीशन बिशप की होती है, प्रीस्ट की होती है, उसके आधार पर यह जो शोषण किया जाता है वो बहुत ही बुरा है, इसलिए उसका निषेध करना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, इसका निषेध ही करना चाहिए। धर्म के नाम पर अगर कोई मौलवी, अगर कोई प्रीस्ट, अगर कोई बाबा, अगर कोई धार्मिक पुरुष धर्म का आधार लेकर कोई मुनि किसी स्त्री का अगर शोषण करता है तो यह बात बहुत ही ज्यादा गंभीर है, गलत है, उसका निषेध ही करना चाहिए और उसको रोक लगानी चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य किसी पर लादना नहीं चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ लोग कितने प्रामाणिक हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विनोबाजी भावे का पवनार का आश्रम, यहां मैं बार बार जाता रहा हूं, बचपन से जाता रहा हूं। मेरे पिताजी उनके एक जमाने में सेक्रेटरी थे, सचिव थे। वहां का एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं। विनोबा जी ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। उनके सभी आध्यात्मिक विचार मुझे मान्य है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक ढंग से सोचते थे। उनमें मैंने कोई अंधविश्वास देखे नहीं। मेरे पिताजी में बहुत अंधविश्वास थे, जबकि वो उनके साथ में काम करते थे, लेकिन मैंने विनोबा जी में कोई अंधविश्वास देखे नहीं। उन्होंने अपने आश्रम में स्त्रियों को ब्रह्मचर्य रखने के लिए प्रवृत्त किया, पुरुषों को भी ब्रह्मचर्य रखने के लिए प्रवृत्त किया। वो खुद ब्रह्मचर्य रखते थे। बाकी चीजों के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किस ढंग से इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है ये मैं बोलूंगा। यहां जब इस संस्था में एक नन अपनी बात कहती है, चर्च के साथ में शेयर करती है कि मेरे साथ में ऐसा बलात्कार हुआ, चर्च उसके साथ में कैसा बर्ताव करता है, उसी को बुरी चरित्र का कहता है, ऐसा बिशप ने किया ही नहीं ऐसा कहता है, और उन नन को बाहर निकाल देता है। यहां क्या हुआ? विनोबा जी के आश्रम में जो एक ब्रह्मचारी स्त्री थी और एक ब्रह्मचारी पुरुष था, उनका नाम नहीं लूंगा मैं डेलिबरेटली, उन दोनों का आपस में सेक्सुअल रिलेशन हुआ। वो प्रेग्नेंट हुई। जब वो स्त्री प्रेग्नेंट हुई, बात विनोबा जी तक आई। कोई भी दूसरा होता तो दोनों को कहता आप निकल जाओ, मेरा आश्रम इसमें बदनाम होगा। विनोबा जी ने ऐसा नहीं कहा। विनोबा जी ने उन दोनों को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई आप पर तो कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी ब्रह्मचर्य रखने की, आपने खुद चुना है कि हमको ब्रह्मचर्य रहना है, लेकिन अब ये आप ब्रह्मचर्य नहीं रख पाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने मस्त शादी कर लेनी चाहिए। जो भी बच्ची है पेट में, बच्चा है पेट में, उसको अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम धर्म में आप जाना चाहिए, यानी आप शादी कर कर अपना जीवन शुरू करो। दोनों ने कहा कि नहीं, हम ब्रह्मचर्य कायम रहना चाहते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य हम कायम रखना चाहते हैं। गलती हो गई, लेकिन हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और इसी आश्रम में रहना चाहते हैं। विनोबा ने फिर से उनको कहा, बार बार कहा, वो इस बात पर अड़े रहे। विनोबा ने कहा ठीक है,
ये बच्ची आश्रम में ही पैदा होगी, आश्रम में ही पलेगी बढ़ेगी। लेकिन तुम ब्रह्मचर्य रखना नहीं रखना तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन अभी अगर आप कह रहे हो तो इसके बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। और मित्रों, वो लड़की उसी विनोबा जी के आश्रम में पली बढ़ी। सबको पता था कि 2 ब्रह्मचारी व्यक्ति की ये लड़की है, कभी छुपा नहीं जाता था। यानी मैंने इस क्षेत्र में इतनी प्रामाणिकता, इतनी ऑनेस्टी, इज्जत की भी परवाह न करने वाले, जो सच है उसको स्वीकारने की क्षमता ये विनोबा जी में देखी है, विनोबा जी के आश्रम में देखी है। इसलिए ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे मन में आदर भी है। लेकिन ब्रह्मचर्य रखना, सेलिबसी रखना, जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहना, ये एक बहुत ही कठिन बात है, असंभव सी बात है, और सबसे बड़ी बात है, गैर जरूरी बात है, बेमतलब की बात है। ब्रह्मचारी रहने से कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती, आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मिलता है, उससे मोक्ष प्राप्ति आसान होती है। ये सब की सब कल्पनाएं सही नहीं है, गलत है। इसलिए ब्रह्मचर्य रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही नेचर ने हमको उसके लिए पैदा किया है। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं आदर करता हूँ। वो जब कहते हैं कि मैं अविवाहित नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, केवल अविवाहित हूँ, तो इस चीज़ का भी मैं आदर करता हूँ, क्योंकि मानवीय जीवन में सेक्स ये बहुत महत्व की ज़रूरत है, जो नेचर की ज़रूरत है, आवश्यकता है। नेचर के साथ में ही इंसान ने जीने की कोशिश करनी चाहिए। वो उसको चैनलाइज कर सकता है, उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।